नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है नेहल मोदी। दर्शकों, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड है जिसके जो संशोधन बिल अभी संसद में पारित हो रहा है, वह कल की अगर बात करें तो लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में अभी उसकी जो चर्चा है वो जारी है, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड क्या है, संशोधन बिल है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़े जाने माने राजकीय विश्लेषक वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, वक्त की अगर बात करें तो आज ही किरण रिजिजू जी बता रहे थे कि पूरे विश्व में अगर वक्त की संपत्ति है तो सबसे ज्यादा भारत में है। और एक चर्चा हम ये भी सुन रहे हैं कि भारत में मतलब थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो वक्त की है। और कुछ जो मुस्लिम भाई बहन, उसमें ये भी एक चर्चा हो रही है कि इससे शायद हमारी जो संपत्ति है ये कहीं और या फिर सरकार के पास चली जाएगी। ऐसी कुछ मान्यता है या चर्चाएं भी चल रही है। तो वक्फ संशोधन बिल आप किस प्रकार से देखते हैं इसे? पहले तो ये हम देख लें कि वक्फ प्रॉपर्टी का भारत में क्या मतलब है। जी। विदेशों की हम बात नहीं करते। आप देखिए कि 1857 के बाद जब अंग्रेजों का राज आया तब तक मुस्लिमों का राज था, मुगल एम्पायर था। देश के बड़े इलाके में मुस्लिम शासक होते थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर की गवर्नमेंट थी। नवाज सिराजुद्दौला बंगाल में थे। फिर लखनऊ के नवाब होते थे। हैदराबाद में निज़ाम की सरकार थी। भोपाल में, जूनागढ़ में, ऐसे बहुत सारे इलाकों में मुस्लिमों की सरकार थी। मुस्लिमों को अपने साथ रखने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड का बहुत सपोर्ट किया। वहां से शुरुआत होती है। तो जो नवाबों के जमाने की जमीन थी उसको उन्होंने बिना किसी कागजात लिखा पढ़ी के उनको सौंप दिया। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि आप देखिए कि जैसे जूनागढ़ के नवाब थे या भोपाल के या लखनऊ के, हैदराबाद के, ये लखनऊ के नहीं, हैदराबाद के, ये जो लोग देश छोड़ के गए या इनकी संपत्ति पे भारत सरकार का कब्जा हुआ, तब इन्होंने घबराहट में कहो या प्लानिंग से कहो, ऐसी बहुत सारी संपत्ति थी जिनके कोई कागजात नहीं थे, वो सब वक्फ बोर्ड को उन्होंने कर दिया। इस पूरे 100-150 साल में ऐसा हुआ कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है करीब 8-9 लाख एकड़ देश भर में इकट्ठी हो गई। इसका कोई इनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टी का 70% प्रॉपर्टीज का कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक बात। दूसरा, जो जिनकी रजिस्ट्रेशन है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा कि जो रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है उनको हम नहीं छुएंगे। जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड उसी के पास होता है। तो उनको गवर्नमेंट इस नए एक्ट में नहीं छोड़ रही है। जो अनरजिस्टर्ड है, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है, हजारों कोर्ट केस चल रहे हैं, वो कोर्ट केस इसलिए चल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन से मुल्ला मौलवी हैं जिन्होंने वक्फ के नाम पर कई जमीनों पर कब्जा कर रखा है और उनको उन्होंने 100 साल 50 साल की लीज पर दे दिया है, होटल बनाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए। अच्छा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने केरल में, जैसे केरल में तो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने शिकायत की है गवर्नमेंट को, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ऐसे कई राज्यों में उन लोगों ने हिंदुओं के जो गांव थे या उनके जो मंदिर थे उनको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। ऐसे बहुत सारे हजारों किस्से हैं और इसमें देश भर में कोर्ट में, मतलब हर लेवल पर बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं। उन सबके निस्तार के लिए केंद्रीय सरकार ने ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाए। और जैसा कि अब किरण रिजिजू ने भी कहा और अपने अमित शाह जी ने भी कल कहा लोकसभा में कि यहाँ तक इसमें धांधली हुई है कि 2013 में और बल्कि 2014 में, मार्च 2014 में इलेक्शन जब डिक्लेयर होने ही वाले थे, उसके पहले उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी। उसमें वो प्रॉपर्टीज भी है जिसपे अभी संसद भवन बना हुआ है। अच्छा। जी। तो इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए हैं
विभिन्न राज्यों की सरकारों ने, ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में हुए, और वो सब अब रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। अब इसमें समस्या ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो वक्फ बोर्ड के नाम से अलग अलग राज्यों में है, ये वहाँ के जो अपर कास्ट पॉलिटिशियंस है, मुस्लिम्स, सैयद है, खान है, पठान है, उन लोगों के उनके कब्जे में है। और जो ये कहते हैं कि हम ये इन प्रॉपर्टी का उपयोग गरीबों के भले के लिए करेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, उनके लिए स्कूल बनाएंगे, उसके लिए नहीं होता है। उन्होंने अपनी ही जेबें भरी है। अच्छा। बहुत सारे नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के नाम आए हैं जिनके पास, जैसे हैदराबाद में एक व्यक्ति के पास 3000 एकड़ जमीन है, वो सबसे ज्यादा चोर चिल्ला रहे। ये मुसलमानों पर अत्याचार इन पर नहीं है, अत्याचार जो जमीन के कब्जा करके बैठे, हाँ, वो उन पर हो रहा है। तो गवर्नमेंट की इस कल जो देखा मैंने कि टीवी पर भी देखा आपने कि कई राज्यों में जो पसमानदा मुस्लिम, जो पिछड़े हुए मुस्लिम से, वो बड़े खुश हैं इस कदम से। उन्होंने लड्डू बांटे हैं, मिठाइयाँ बांटी कल कई राज्यों में, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि ये तो जमीन पे कब्जा किए हुए उसके नेता बैठे थे, जो जिनको वोटों के ठेकेदार कहते हैं, वो जमीन अब मुक्त होगी और ये गरीब मुसलमानों के काम आएगी। सर, एक बात ये जानना चाहते हैं कि मतलब एक सवाल ये भी था कि उसमें जो गैर मुस्लिम है, जो मेंबर्स में, उनको क्यों अलाउ किया गया? वो तो देखिए, ये गवर्नमेंट का कानून है, उसमें फिर जहाँ तक वक्फ बोर्ड का है, ये कोई रिलीजियस मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मामला है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? जिला कलेक्टर का कोई हर जगह मुस्लिम नहीं हो सकता, कोई रेवेन्यू कमिश्नर है वो मुस्लिम नहीं हो सकता, तो जो भी गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी वो वहां पर होगा। तो ये तो इन्होंने एक कहते हैं ना कि एक रोड़ा अटकाने के लिए इन्होंने ये इशू उठाया है बस। और अगर ये हो जाता है तो एक सामने ये भी आया है कि उससे एक प्रॉपर डेटाबेस रहेगा और उससे पता चलेगा कि प्रीवियस रिकॉर्ड थे नहीं थे। और एक तो मामला ये भी है कि अगर कोई कहता है कि नहीं ये मेरी जमीन है, वक्फ वाली नहीं है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो क्या पहले वो नहीं जा सकते थे? यही समस्या थी कि 1995 में जो इन्होंने कानून बनाया, 1995 के बाद से ये स्थिति आ गई थी कि अगर वक्फ ने किसी जमीन को अपना घोषित कर दिया तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अच्छा। इसी चक्कर मैंने आपको बताया ना कि कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में ऐसे हजारों एकड़ जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसका कोई अंदाज नहीं है, जो वक्फ ने अपना घोषित कर दिया है। और वहाँ के किसानों को भी नहीं मालूम। किसान एक किसान का, जैसे राजकिशोर कुछ नाम था उसका, वो उसको कोई पैसे की जरूरत थी तो वो अपनी जमीन बेचने के लिए गया, तो उसको बताया गया कि तुम्हारी जमीन तो वक्फ की है। तो अब ये समस्या कई राज्यों में आ रही है, खास तौर से केरल में। देखिए आप, केरल में तो क्रिश्चियन लोगों ने कब शिकायत की है। वहाँ के चार बड़े क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को शिकायत की है और सपोर्ट किया है इस कानून को कि हमारी जमीन है, हमारी चर्च की जमीन है, इन लोगों ने खा ली है वक्फ बोर्ड के नाम से। तो ये बड़ा भारी लैंड स्कैम है ये वक्फ के नाम से। अच्छा सर, जैसे लोकसभा में तो पारित हो चुका है, राज्यसभा में अभी चर्चा चल रही है, जैसे अभी हमारा ये टॉपिक यहाँ पे चालू है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ये वक्फ पास हो जाता है तो कौन से वर्गों को सबसे ज्यादा, जैसे मुस्लिम में भी बात करें, जैसे महिलाओं को फायदा है, वंचित, पीड़ित, शोषित, किसको फायदा सबसे ज्यादा होगा और किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन आएंगे जो लोग अभी हजारों एकड़ जमीन लिए हुए हैं? बिल्कुल, ये इससे जैसे मैंने बताया ना कि जो मुस्लिमों में जो कुल आबादी का लगभग 80% पसमानदा मुस्लिम्स हैं, जो पिछड़े हुए मुस्लिम्स हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, अच्छा, दलितों से कन्वर्ट हुए हैं, उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। जुलाहा है, बोची है, जो छोटी जातियों के कहे जाते थे लोग, वो किसी न किसी कारण से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए, उनको पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। उनके साथ में जो अपर कास्ट मुस्लिम्स है, उनके रोटी बेटी के संबंध नहीं होते। अच्छा। आज भी नहीं होते। और जो ऑनर किलिंग की हम बात सुनते हैं वो ज्यादातर इन लोगों में ही होती है। अच्छा। एक बात तो ये वक्फ कानून नया आ जाने से पसमानदा मुस्लिम्स को ये लगता है कि अब इन लोगों का वर्चस्व खत्म होगा। हाँ, ये लोग जो इतनी बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जा किए बैठे हैं और उनसे पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा गरीबों के पेट जेब में जाना था, उनके भलाई के लिए जाना था, वो पैसा इनकी जेब में जा रहा है। तो अब उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट का जो कानून है, नया कानून, इससे उनको फायदा होगा।
एक आखिरी सवाल, तो फिर रास्ते पे कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि हम वक्फ का विरोध करते हैं, तो वो लोग कौन है? विरोध तो अब आप देखिए ना कि विरोध का मुझे कल बड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि मैं दो तरह से देख रहा हूँ, एक वही मुस्लिम है जो लोग लड्डू खा रहे हैं, हाँ। और एक बाजू वही मुस्लिम है जो कहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। तो सही मामला क्या है? मैं आपको एक छोटे सा किस्सा बताता हूँ। लोकसभा में विपक्ष के नेता जी राहुल गांधी जो हमेशा ये शिकायत करता है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कल 12 घंटे की जो 14 घंटे की बहस हुई वो नहीं बोले। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण इशू पर नहीं बोले वो। उनकी बहन प्रियंका गांधी जो केरल से आती, केरल मतलब वो स्वयं क्रिश्चियन है, और जहां से वो जीती है वायनाड से, वहां पर भी क्रिश्चियन और मुस्लिम काफी संख्या में, वो इस बहस में उन्होंने भाग नहीं लिया, वो भी चली गई। ठीक है, अपोजिशन की हालत ये है कि लोगों ने, कल हमने सबने देखा कि लालू प्रसाद जी का एक पुराना वीडियो लगा दिया, बिल्कुल 2010 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्त बोर्ड पे कंट्रोल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए, काफी सारी जगह है जहाँ पे अभी अपार्टमेंट बन। ठीक है, तो लाल डाक बांग्ले का बताया था उन्होंने, तो उनके बेटे कुछ नहीं बोल पाए, इधर उधर की बातें करने लगे। अखिलेश यादव का देखिए आप कि वो इस इशू पे बोलने के बजाय यूपी के चीफ मिनिस्टर और वो महाकुंभ के बारे में बोलते रहे वहां पर। स्पीकर को उनको याद दिलाना पड़ा कि आप वक्त बोल पर भी कुछ बोलिए। तो अपोजिशन की हालत इतनी खराब है इस मामले पर भी कि इतनी बड़ी संख्या में एक्टिव होने के बावजूद अच्छा 99 तो इसकी है, कांग्रेस की है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों में मतलब 135-140 लोग हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस वक्त बिल का विरोध ठीक से नहीं कर पाया कि वो क्यों नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, कोई रीजन नहीं। जी दर्शकों, ये हमने खास चर्चा की कि जो वक्फ है और उसके लिए जो भी विरोध कहीं पे दिखाई जा रहा है, और कुछ लोग मुस्लिम तबके के हैं जो खुश भी है। तो अब देखना है कि ये अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद किस प्रकार से चेंज, क्योंकि आगे अगर देखें तो ट्रिपल तलाक वाला मामला था, आर्टिकल 370 वाला था, और उसके बाद ये तीसरा एक महत्वपूर्ण कानून जिससे हम सुधार के रूप में देखते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.